नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की बढ़ती आशंका पर। पहलगाम हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आवाजें तेज हो गई हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच युद्ध अब शुरू होगा या तब। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध के बारे में सोचते हुए एक भयावह भविष्य की तस्वीर सामने आ जाती है। तो हम डालेंगे आज नजर इसी तस्वीर पर और जानेंगे कि युद्धों ने मानव सभ्यता के इतिहास में अच्छी या बुरी कैसी भूमिका निभाई। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में युद्धों का क्या इतिहास रहा है। एक काफी गंभीर मसला है, इसलिए आग्रह है आपसे कि ये वीडियो आप पूरा देखें। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ये जो इस समय न्यूज़ चैनल्स हैं, ये उनके स्क्रीनशॉट हैं, उनकी स्क्रीन्स हैं, बल्कि आप इनको देखें। अगर आप की सूचना का यही स्रोत है तो अब तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। टूट पड़े 20 देश, पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक, पाकिस्तान की बर्बादी तय, भारत का परमाणु कर देगा तहस नहस, पहलगाम हमले का पाताल तोड़ बदला, मोदी के फैसले से हिला पाकिस्तान, ऐसे होगा पाक पर हमला। ये सारी जो स्क्रीन है आपके सामने, ये आपके घरों में आप तक पहुंची होंगी या फिर आपने अपने मोबाइल पर देखा होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि युद्ध शायद शुरू हो गया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। खबर है कि प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और कर रहे हैं। हालात का जायजा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का सफाया करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। लेकिन इस संबंध में सेना के हाथ बंधे कब थे? साफ है, इशारा सीमा पार सैन्य कार्रवाइयों को लेकर है। उधर पाकिस्तान पहलगाम हमले में अपना हाथ होने से इनकार करते हुए हमले की जांच कराने की मांग कर रहा है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनके देश ने दशकों तक आतंकवादियों को समर्थन और प्रशिक्षण दिया। अमेरिका के लिए यह भी जोड़ा है उन्होंने। उनका इशारा अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन थे रूस के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनकी ओर था। बहरहाल, अब अगर वो खुद मान रहे हैं तो फिर पाकिस्तान पर कोई भरोसा कैसे करे? लेकिन वो लगातार ताल ठोक रहा है, जबकि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता भारत से कम है। तो क्या उसे ये यकीन है कि उसकी सहायता चीन करेगा? और चीन ने कुछ ऐसी बातें कही भी हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान की जो तेवर हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की शय है। बहरहाल, भारत पाकिस्तान का जो सैन्य प्रतिष्ठान है या जो उनकी सैन्य क्षमता है, उस पर एक नज़र डालते हैं दोनों की तुलना करते हुए। सबसे पहले पाकिस्तान 6.5 लाख सैनिक, सक्रिय सैनिक हैं, 3000 से ज़्यादा टैंक हैं, 350 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, एक शाहीन मिसाइल है, शाहीन 3, जो 2750 किलोमीटर रेंज तक मार करती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी परमाणु हथियार या परमाणु बम को ले जाने लायक ऐसे मिसाइल्स वो उसके पास है। अब जरा भारत देखिए, 14 लाख सक्रिय सैनिक, 5000 से ज़्यादा टैंक, 600 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, अग्नि 5 मिसाइल्स जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। जाहिर है ये जो घोषित हैं, ये इससे इतर भी, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में कुछ हो सकता है। अब इन दोनों को अगर आप तुलना करते हैं, इन आंकड़ों को की तुलना करते हैं, तो आपको साफ है कि भारत के सामने पाकिस्तान एक काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। और अगर आप दोनों के खर्च भी देखिए, सैन्य बजट, तो भारत का $70 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का $10 बिलियन। 70 बिलियन, बिलियन यानी अरब, तो $70 अरब और कहाँ $10 अरब, यानी 7 गुना ज़्यादा भारत का जो सैन्य बजट है वो पाकिस्तान की तुलना में है। जाहिर है इन आंकड़ों में भारत काफ़ी आगे है। अगर करगिल को जोड़ लें तो भारत 4 बार पाकिस्तान को पहले मात दे चुका है। 1971 में तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साहस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। लेकिन नए दौर में न्यूक्लियर वॉरहेड्स से मामला
थोड़ा संतुलित हो गया। पारंपरिक युद्ध में कहीं न ठहरने वाले पाकिस्तान के अंदर इसी को लेकर बार बार एक तेवर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो फिर हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर देंगे। इस पर और आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो युद्धों का सिलसिला है ये कोई नया नहीं है और इसका जो असर है मनुष्यता पर, मानव सभ्यता के इतिहास पर, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर पड़ा है। तो क्या आज ये बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा युद्धों के इतिहास पर नज़र डाल लें? उस ज़माने की बात करें जब तलवारें, भाले, हाथी, घोड़े, रथ ये सब चला करते थे। ये एक तस्वीर देखिए, एक ज़माने में ऐसे ही एक दूसरे पर लोग हमला करते थे। सच बात तो यह है कि मानव सभ्यता का इतिहास युद्धों का इतिहास ही रहा है। इंसान ने पहले जानवरों से रक्षा के लिए युद्ध लड़ा और फिर कबीले बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध लड़े गए। मजबूत कबीलों ने राजवंशों की बुनियाद डाली और लड़ाइयों का जो स्तर है वो यूं बढ़ता गया। हाथी भी आ गए, घोड़े भी आ गए और फिर लोहे के आविष्कार के बाद तो क्या क्या हथियार आए वो एक अलग किस्सा है, लंबा इतिहास है, उस पर हमें कभी समझना चाहिए। लेकिन इनकी वजह से साम्राज्य बने, राज बने, फिर साम्राज्य बने और साम्राज्यों को बढ़ाने और अपना साम्राज्य बचाने के लिए लगातार युद्ध होता रहा, धरती को खून से रंगा जाता रहा। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास भी इसी से भरा हुआ है। तो भारत के कुछ बड़े साम्राज्यों का जिक्र कर लेते हैं जो दरअसल युद्धों का ही नतीजा थे। ये देखिए, मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से एक साम्राज्य बनता है। छोटे युद्धों से बड़े युद्धों तक बात जाती है। ये 321 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व तक ये हमारे देश का एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। इसकी नींव एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली और फिर युद्धों के जरिए भारत के एक बड़े हिस्से को ही नहीं बल्कि कहा जाए ईरान तक का आप अगर सीमा देख लें तो वहाँ तक एक ये जो पूरा नीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये मौर्य एम्पायर है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का उत्तराधिकारी था उसे 305 ईसा पूर्व में हराया था और उसके बाद अपने साम्राज्य को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी। आज का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान ये सब मौर्य साम्राज्य में शामिल थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य का सबसे चर्चित युद्ध लड़ा था अशोक ने 261 ईसा पूर्व में। वो कलिंग का युद्ध था। उसने कलिंग यानी आज का उड़ीसा है, उसने उड़ीसा पर हमला किया और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया। 1.5 लाख लोग बंदी बने और ये इतनी रक्त रंजित विजय थी कि अशोक को विरक्ति हो गई। लाशों के ढेर, रोते परिवार, उसका दिल टूट गया और अशोक ने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपनाया, शांति का प्रचार किया और आज हम अशोक को उसके इसी बौद्ध होने और बुद्धिज़्म को या शांति को पूरी दुनिया में प्रचारित करने के लिए जानते हैं। मौर्य के बाद एक और गुप्त साम्राज्य, ये भी एक बड़ा साम्राज्य था भारत का जो जिसने एक दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें एक समुद्रगुप्त हुआ 335 से 375 ईस्वी में, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। उसने मगध से लेकर और ये जो प्रयाग है, उज्जैन है, ये सब तो किया ही, दक्षिण भारत के भी बड़े हिस्से में, और साथ में वो उसकी जो नौसेना थी वो भी काफ़ी बड़ी थी और उसने काफ़ी इस इलाके में अपने 9 सैनिकों की वजह से जीत हासिल की। उसे जैसा मैंने कहा भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और उस दौर में एक स्वर्ण युग जिसे कहा जाता है इतिहास में, जाहिर है वो जनता के लिहाज से नहीं लेकिन साम्राज्य की शक्ति के लिहाज से वो स्वर्ण युग था। और एक और साम्राज्य, चोल साम्राज्य, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए आप। ये नक्शा शायद ना देखते हो, दक्षिण पूर्व एशिया तक उसने अपने ख़ासतौर पर राजेंद्र चोल प्रथम जो 1014 से 1044 तक जिसने शासन किया, श्रीलंका, मालदीव, उसकी नौसेना ने इंडोनेशिया तक विजय प्राप्त की, मलेशिया, तो ये सारी सीमाएं जो थी उस समय चोल साम्राज्य की थी। दक्षिण में तो, दक्षिण भारत में तो था ही तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, इस पूरे समुद्री व्यापार पर उसका नियंत्रण था और जाहिर है ये तलवार के दम पर ही हुआ। ये लगातार तबाही की गई, लगातार बस्तियां उजाड़ी गई, लाखों लोग मारे गए, परिवार बर्बाद हुए, लेकिन नए साम्राज्य बने।
और एक ऐसा युद्ध भारत में जिसकी चर्चा शायद ही कभी होती हो। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक युद्ध 200 साल तक चला, जो अब हमारी स्मृतियों में भी नहीं है। एक ये नक्शा देखिए, ये नक्शा है जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य, ये 3 ऐसे राजवंश थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन्होंने लगातार 200 साल तक लड़ाई लड़ी। पाल वंश जो पूरब में बंगाल बिहार में, जिसकी 12वीं सदी तक, 8वीं से 12वीं सदी तक उसका बोलबाला था, मुंगेर और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी। फिर गुर्जर प्रतिहार जो पश्चिम में, अवंती, जालौर, राजस्थान का पूरा इलाका 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, और कन्नौज की राजधानी। राष्ट्रकूट जो दक्कन में थे एक तरह से, इसमें चालुक्य, पल्लव ये सब भी थे। राष्ट्रकूट जो हैं इन्होंने भी लंबे समय तक शासन किया, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इनकी मान्यखेत थी राजधानी। और इन तीनों के बीच 200 साल तक चलता रहा संघर्ष कन्नौज पर कब्जे के लिए। कन्नौज कितना इंपॉर्टेंट था आप समझ सकते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी एक तरह से भारत की राजधानी हुआ करती थी। आज हम कुछ इत्र वगैरह के लिए जानते हैं, या जानते हैं कि वो अखिलेश यादव का एक संसदीय क्षेत्र रहा है, लेकिन कन्नौज एक ज़माने में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरह से कहा जाए भारत का महत्वपूर्ण नगर, शहर या एक ऐसा इलाका था जहां पर पूरी दुनिया से लोग आते थे। भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। तो ये जो युद्ध हुआ इन तीनों के बीच में, वो 750 ईस्वी से 950 ईस्वी तक चला। सत्ता की भूख, क्षेत्रीय वर्चस्व, पाल राजा धर्मपाल, प्रतिहार राजा वत्सराज और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने एक दूसरे को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में जो गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय 816 में उसने कब्जा कर लिया कन्नौज में। लेकिन क्या जीत थी? दरअसल इस पर इतनी लंबी बात हमने इसलिए की कि यही वो युद्ध था जिसकी वजह से भारत का ये पूरा इलाका, यहाँ पे जितने भी राजवंश थे बुरी तरह कमज़ोर हुए, और इसका फ़ायदा उठाया तुर्कों ने 1192 में। जी हाँ, निर्णायक सफलता मोहम्मद गोरी को मिली तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से, जबकि वो पहले हार चुका था। दरअसल तमाम राजा उस समय एक दूसरे से जो लड़ रहे थे, उन्होंने पृथ्वीराज को अकेला छोड़ दिया। जयचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा, और भी तमाम जो राजा थे उन्होंने सहयोग नहीं दिया, और कुछ तो, जैसे जम्मू के राजा के बारे में कहा जाता है, वो तो गोरी की ओर से लड़ा। तो कुल मिलाकर इस युद्ध की वजह से भारत की बहुत स्थिति कमज़ोर हुई, या कहें कि उस समय कोई राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय कोई सीमा ऐसा तो था नहीं, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। तो जो भी ताकतवर होता था वो अपना क्षेत्र बना लेता था। और इसी युद्ध के साथ 1192 में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ी। इस सल्तनत का अंत भी एक युद्ध से हुआ 1526 में, जब बाबर बारूद के साथ आया और उसने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया पानीपत की जंग में, और यही मुगल वंश की स्थापना हुई। और ये वंश 1764 में जब बादशाह शाह आलम बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हुआ, तो एक तरह से उसके मुगल शासन पर पहला बड़ा झटका, या कहिए कि वो एक कमज़ोर ताकत में बदल गया। और फिर उसका अंत एक तरह से एक और युद्ध से हुआ, जिसे हम भारत की पहली क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। इस युद्ध का महत्व ये था कि भारत में पहली बार शासकों ने ही नहीं, जनता ने लड़ाई लड़ी। इसमें किसान भी शामिल हुए, सिपाही भी शामिल हुए, और जनता के शासन का एक स्वप्न बीज इस युद्ध से अंकुरित हुआ। यानी युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए ही नहीं, आज़ादी के लिए भी लड़े गए, और 1857 इसकी एक मिसाल है। यानी युद्धों ने कभी कभी मानव मुक्ति की दिशा में भी योगदान किया। पर यह कहानी केवल भारत की नहीं है, पश्चिम में भी ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ज़रा ये तस्वीर देखिए, इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल है। ये है क्रूसेड। क्रूसेड जिसका संबंध क्रूस यानी जब सलीब पर चढ़ाए गए ईसा मसीह, वहाँ से शब्द आता है। यानी ईसाई धर्म के लिए लड़ाई जो हुई मुसलमानों से, उसको क्रूसेड कहा गया। और ये युद्ध भी 200 साल तक चला। ये इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में एक है। ये यूरोप के ईसाई जो शासक थे और
मध्य पूर्व के जो मुस्लिम शासक थे उनके बीच युद्ध चला 1096 से 1291 तक, यानी 200 साल। इसका मकसद वही था, यरूशलेम को मुक्त करना। सब लोग मानते हैं कि यरूशलेम एक पवित्र भूमि है। जितने भी सेमेटिक रिलीजन यानी अब्राहमिक रिलीजन, या आप कहें कि ईसाई, यहूदी, इस्लाम, सबके लिए यरूशलेम एक पवित्र जगह है। तो वहाँ पर कब्जे की लड़ाई थी। धार्मिक उन्माद भी जाहिर है उसका इस्तेमाल किया जाता था, और नतीजा क्या हुआ कि लाखों लोग मारे गए। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, शहर तबाह हो गए। 1291 में मुस्लिम सेनाओं ने एकर पर कब्जा किया और क्रूसेडर्स हार गए। ईसाई सेनाएं यूरोप वापस लौट गई। लेकिन इस युद्ध ने दोनों समुदायों के बीच नफरत की खाई और गहरी कर दी। तो अब हम मध्य युग से सीधे चलें वहां जहां पर हमें बात करनी है, जिसका संबंध आज से जुड़ता है, और यह है 20वीं सदी के दो विश्व युद्ध। ये युद्ध तीर तलवार से नहीं, नए किस्म के हथियारों से लड़े गए। पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं 1914 से 1918 के बीच। इसका कारण एक वही राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और औपनिवेशिक टकराव, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अपना सामान बेचने के लिए नए बाजार चाहिए और आपको कच्चा माल भी चाहिए। तो एक तरह से औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो गई थी, और वो टकराव प्रथम विश्व युद्ध में कुछ घटना, खास तौर पर आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की जब हत्या हुई वहाँ से हुआ। इसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया। करीब 1.5 करोड़ लोगों की इसमें मौत हुई। 21 मिलियन लोग घायल हुए। 21 मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 2 करोड़ 10 लाख लोग घायल हुए। 3 नए देश अस्तित्व में आए, ऑस्ट्रिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया। यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और 12 साल बाद ही दुनिया ने यानी 1930 में एक महामंदी झेली। युद्ध के खतरों को भांपते हुए फिर लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, ताकि मिल बैठकर समस्याएं हल की जाएं। एक ये नई बात थी कि हम मिल बैठकर समस्याएं हल करें। लेकिन अपमानित जर्मनी ने हिटलर को जन्म दे दिया, और जल्दी ही इंसानियत पर उससे भी बड़ा घाव मिला दूसरे विश्व युद्ध के रूप में। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर हालांकि युद्ध के समाप्ति पर है, जब सोवियत सेनाओं ने जर्मनी पर एक तरह से कब्जा किया, और ये उनका जो झंडा था हंसिया हथौड़े वाला, उसको लेकर खड़े हुए हैं। ये सोवियत सैनिक हैं, जब वहाँ पर वो घुस गए थे फ्रांस से लेकर और जर्मनी के तमाम इलाकों में। ये हिटलर साहब हैं। इन्होंने एक ज़माने में क्या किया था आप सब जानते ही होंगे। तो इस पूरे युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। 1939 से 1945 के बीच ये युद्ध चला। जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ, और मित्र राष्ट्र जिन्हें हम कहते हैं ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दूसरी तरफ थे। सत्ता की भूख और तानाशाही एक बड़ी वजह। हिटलर, मुसोलिनी और जापान के जो सैन्यवादी थे, उन्होंने दुनिया को आग में झोंक दिया। ख़ास तौर पर जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जो किया, वो अब इतिहास का हिस्सा है, यहाँ नहीं दोहराएंगे आपके सामने। 25 लाख भारतीय सैनिकों ने भी मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ाई लड़ी। तो करीब 8.5 करोड़ लोग मरे, 13 करोड़ लोग घायल हुए, और उसमें एक होलोकॉस्ट की बात बार बार होती है, जिसमें 60 लाख यहूदी मारे गए। 60 लाख यहूदी इसमें मारे गए थे इस युद्ध में। लेकिन इसका जो अंत हुआ, उसकी ये तस्वीर आपको ज़रूर याद होगी। ये तस्वीर देखकर रूह कांप जाती है। युद्ध का सबसे क्रूर चेहरा। हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के 2 शहर। 9 अगस्त और 6 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय, ये 15 किलोटन का एक बम था, और फैटमैन जो 21 किलोटन का था, इसे गिरा दिया। 2 लाख लोग तुरंत मर गए। लाखों लोग रेडिएशन यानी जो विकिरण है उससे प्रभावित हुए, और ये मानवता के सामने एक बड़ा संकट बनकर खड़ा हुआ कि एक ऐसा हथियार सामने आ गया था जो दरअसल पूरी धरती को नष्ट कर सकता है।
और आज के जो न्यूक्लियर बम हैं, जैसे रूस का सॉर्मेट या अमेरिका का B-83, ये 1.2 मेगा टन के हैं, यानी जो उस समय हिरोशिमा पर गिरे उससे 80 गुना ज़्यादा ताकतवर। एक दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है और इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जो लीग ऑफ नेशंस से ज़्यादा प्रभावी साबित हुआ। धीरे धीरे दुनिया बातचीत से समस्या को हल करने के सभ्य तरीके की ओर चली, लेकिन ताकतवर राष्ट्रों के लिए इसका खास तौर पर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कोई खास मतलब नहीं रह गया। रूस और अमेरिका जैसे देश अपने हितों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यूक्रेन से लेकर फिलिस्तीन तक में जारी जो युद्ध है वो इसकी गवाही है। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र चिंता जताता रहता है, जैसे कि अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बातचीत की है, ये खबर आ गई है। उन्होंने तनाव कम करने का आग्रह किया है। दरअसल पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की जब भी बात होती है, यह आशंका घर कर लेती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है। दोनों के पास 150 से लेकर 200 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इसकी वजह भी है, पाकिस्तान बार बार कहता है कि उसकी जो डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर बम को लेकर, उसमें उसने पहले हमला ना करने का कोई वादा नहीं किया है। ऐसा नहीं कि उस पर जब हमला होगा तभी वो करेगा, उसके डॉक्ट्रिन में ये बात नहीं है। उसमें तो ये भी है कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया तब भी वो इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इसका क्या नतीजा होगा ये पाकिस्तान भी जानता है। न्यूक्लियर वॉर होने का मतलब है कि दिल्ली, मुंबई, कराची और इस्लामाबाद सब खत्म, मिनटों में राख। पहले ही दिन 2 से 5 करोड़ लोग मर सकते हैं और फिर न्यूक्लियर विंटर, जिसमें 10 से 20 करोड़ लोग मरेंगे। इस विंटर का मतलब जब बम गिरेगा तो चारों तरफ अंधेरा, जो सूरज की रोशनी है वो धरती पर नहीं आ पाएगी, तापमान बुरी तरह गिरेगा और यह तापमान सिर्फ भारत में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एशिया के बड़े हिस्से पर और पूरा ग्लोब भी इससे प्रभावित होगा। फसलें तबाह हो जाएंगी, भूखमरी फैलेगी। इसीलिए बहुत से लोग तमाम विरोध के बावजूद भारत पाकिस्तान के युद्ध के खिलाफ खड़े हैं। पर समस्या यह है कि जिस तरह युद्धोन्माद फैला है उसमें ऐसे लोगों को देश विरोधी कहने का चलन बढ़ा है। अगर आप ये कह दें कि युद्ध नहीं होना चाहिए तो आपको कोई भी देश विरोधी कह सकता है। लेकिन क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी देशद्रोही कह दे? याद कीजिए 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमले के बाद उन्होंने जब बहस हुई तो संसद में क्या कहा। चंद्रशेखर के उस भाषण की कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए लाया हूं। चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा कि सभ्यता और संस्कृति की बात करने वाले लड़ाई की बात इतनी आसानी से मत करो। उस समय जब ये भाषण शुरू हो रहा था, दे रहे थे, तो बीजेपी के लोग खूब विरोध, हंगामा कर रहे थे और युद्ध की मांग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसी बातें मत करो, लड़ाई खतरनाक खेल होती है और इस खतरनाक खेल को खेलकर आप न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक समस्या पैदा करेंगे। मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि आप पाकिस्तान से लड़ने की बात ना करें। मैं ये बात कहता रहूंगा। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, लड़ाई खतरनाक खेल है, लड़ाई में आप अकेले हो जाओगे, लड़ाई में देश का नाश होगा, लड़ाई में पाकिस्तान का नाश होगा। इस विनाश के रास्ते से आप अलग हों। सेना के लोग ही बताएंगे कि लड़ाई कब लड़नी चाहिए। वे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सलाह देंगे। अगर उनकी सलाह हो कि लड़ाई लड़ी ही जानी चाहिए तो लड़ लीजिए, लेकिन उस समय भी मैं इसका विरोध करूंगा। अकेले भी रहूंगा तो विरोध करता रहूंगा। मैं लड़ाई के खिलाफ हूं और विरोध करता रहूंगा। ये चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री थे, रह चुके थे, वो संसद में खड़े होकर जब चारों तरफ युद्धोन्माद था 2001 में, तो ये बात कह रहे थे कि अगर युद्ध का फैसला भी होगा तो वो इसका विरोध करेंगे। और चंद्रशेखर के इस भाषण के दौरान बीजेपी सांसद चाहे जितनी टोका टोकी ताकी कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी चुपचाप सुनते रहे। और फिर इतिहास बताता है हमें कि तमाम तनाव के बावजूद युद्ध नहीं हुआ।
भारत से प्रेम करने वाला कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उसे रास्ते पर लाया जाए। लेकिन युद्ध तो सबसे आदिम उपाय है। सभ्यता और स्टेट्समैनशिप का तकाजा है कि बिना युद्ध किए कूटनीति और राजनयिक उपायों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, खास तौर पर जब युद्ध पूरे उपमहाद्वीप के अस्तित्व पर संकट ला सकता है। एक तस्वीर देखिए, आपकी पहचानी हुई तस्वीर। जी हाँ, महाभारत। हमारी स्मृतियों में महाभारत की भयावहता आज भी दर्ज है। इसमें पांडवों को जीत मिली थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया था। 100 कौरव भाई ही नहीं मारे गए थे, 5 पांडवों के बेटे भी मारे गए थे। कृष्ण ने अंतिम उपाय बताया था इस युद्ध को, लेकिन इस उपाय का भी क्या नतीजा हुआ? महासमर के विजेता महाराजा युधिष्ठिर निरर्थकता के बोध से भर उठे थे। महाभारत के शांति पर्व में एक बहुत ही गंभीर श्लोक है जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए। न युद्धात परमं किंचित युद्धम सर्वम न सन्नादति, युद्धेन सन्नादति सर्वम तस्माद युद्धम परित्यजेत। क्या अर्थ हुआ? युद्ध से बढ़कर कोई दुख नहीं। युद्ध सब कुछ नष्ट कर देता है। युद्ध के कारण सारा संसार संतप्त और पीड़ित होता है, इसलिए युद्ध को त्याग देना चाहिए। ये महाभारतकार महाभारत के युद्ध के बाद की पैदा हुई परिस्थितियों पर एक टिप्पणी कर रहा है। बहरहाल भारत सरकार क्या कदम उठाती है ये तो वही तय करेगी। पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी है। एक पड़ोसी राज्य अगर अराजकता और उन्माद से ग्रस्त हो तो शांति इतनी आसानी से संभव नहीं है। पर युद्ध तो खुद ही एक मसला है। युद्ध किसी मसले को हल कैसे करेगा? साहिर लुधियानवी की एक नज़्म है, ऐ शरीफ लोगों। इसमें वो कहते हैं, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले की औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, फूक और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। इस उपमहाद्वीप में शम्मा जलती रहे, आतंक के आकाओं को अक्ल आए, इसी दुआ के साथ लेते हैं विदा। आशा है युद्ध के हर पहलू और उसके इतिहास से परिचित कराने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो दीजिए इजाज़त और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.